बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद कल साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार भी मौजूद होंगे, जिनमें वारिस रज़ा साहब, रज़ा सैयद साहब और सफ़ीना खान साहब। नाज़रीन, अभी से 24 घंटे बाद शायद इस वक्त जमहूरी हुकूमत का या तो इंतखाब हो चुका होगा या फिर इसके हवाले से काउंटिंग का सिलसिला जारी होगा। कौम इस वक्त नए जमहूरी दौर के जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, दीगर का इंतज़ार कर रही होगी। सवाल ये है कि आने वाली जो इंतखाबात हैं, जो 2024 है, जो महज चंद घंटों की दूरी पर हैं, इसको अवाम एक्सेप्ट करेगी? मुसलसल ये सवाल हम प्रोग्राम में दोहरा रहे हैं, क्योंकि इन इंतखाबात से पहले बहुत सारे सवालात अवामी जो जहनों के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। अवाम सवालात उठा रही है और मुख्तलिफ तरह के सवालात हैं। धांधली के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। पाकिस्तान के गुज़श्ता इलेक्शन अगर देखे जाएँ तो धांधली एक ऐसा अंसर है जो कि हमारे इलेक्शन पर हमेशा से असरअंदाज रहा है। एक पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टीज उस पर सवाली निशान खड़ा कर देती हैं, और कोई भी आज तक अपोजिशन बैठने वाली पार्टी इंतखाबात को दिल से तस्लीम नहीं कर सकी है। हम इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुआशी लिहाज से और सियासी लिहाज से जिस कटहरे में खड़ा है, वहाँ से आगे निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल नज़र आता है। हम यूँ कहें कि मुस्तकबिल अवाम के लिए, नौजवानों के लिए काफ़ी तारीख नज़र आता है। उसकी बड़ी वजह सियासतदानों का टेबल टॉक पे ना बैठना और सियासतदानों के आपस के झगड़े, ज़ाती मफादात की जंग, इक़्तिदार की जंग और इक़्तिदार की हवस ने पाकिस्तान के नौजवान को मायूस किया, और इसके बाद पाकिस्तान के अवाम ने इस जमहूरी अमल से काफ़ी हद तक जो उन पर एतमाद है वो बहाल नहीं हो सका। 2024 के इंतखाबात क्या अवाम का जमहूरी दौर पर जो एतमाद है बहाल कर सकेगा? एक बड़ा सवाल। अगर जिस तरह से मुसलसल हम डिस्कस कर रहे हैं कि मियाँ साहब के लिए रास्ता हमवार होता नज़र आ रहा है, मियाँ साहब अगर इस रास्ते से बरसर इक़्तिदार आते हैं तो जो 1.5 करोड़ नया वोटर इस दफ़ा अपना पहला वोट कास्ट करेगा, उसके ज़हनों में हम क्या सवाल निशान छोड़ेंगे? क्या आने वाला नौजवान, 1.5 करोड़ नौजवान जो अपना पहला वोट 2024 में कास्ट करने जा रहा है, क्या वो जमहूरी दौर पर अपना एतमाद रख सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंशान कल साहब, 1.5 करोड़ नया वोटर 2024 के इंतखाबात में के राय जो है वो इस्तेमाल करेगा। आप क्या समझते हैं कि 1.5 करोड़ जो वोटर है उसके ज़हन में क्या मैसेज हम छोड़ने जा रहे हैं इस इंतखाबात के बाद? जी, बेसिकली ये जो वोटर्स हैं, इसकी तादाद अगर देखा जाए मजमूई तौर पर तो ये 2 करोड़ 30 लाख के करीब ये तादाद बनती है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 12 करोड़ 80 लाख वोटर जो है उनकी तादाद है। और अभी जो 2024 के इलेक्शन के हवाले से 18 के बाद जो वोटर ऐड हुआ है, वो जिस तरह उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 30 लाख जो वोटर जो ऐड हुआ है, उसके अंदर 1 करोड़ 25 लाख वोटर जो है वो खवातीन का है, और 1 करोड़ 5 लाख वोटर जो है वो नौजवान मर्द जो है उनका यूथ जो शामिल किया गया है। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री के अंदर जो अगर देखा जाए तो यानी एक रुझान के, एक पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के हवाले से खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो, वरना वोट के अंदराज के हवाले से खवातीन जो है शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या वोट का अंदराज कराना हो तो ख़ास तौर पर दही इलाकों में तो वो इससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। अब एक तो ये फिगर ये भी आ गया। दूसरा मामला ये है कि इस दफ़ा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद टर्न आउट जो है वो माजी से जो है ज़्यादा उसकी तवक्को की जा रही है। जिस तरह जुलाई के इलेक्शन के अंदर आपने देखा था कि टर्न आउट जो है 57% तक पहुंच गया था, जबकि उससे पहले अराउंड 50 और 50 से नीचे जो है टर्न आउट रहा है। अब अगर ये टर्न आउट जो है वो ज़्यादा आता है तो ये बेसिकली जिस तरह 2018 के अंदर जो है इलेक्शन के अंदर जो नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी गई थी, उस हवाले से नून लीग का जो वोटर जो है उसको एक हमदर्दी का सिंपैथी कार्ड उसको भी जो उम्मीदवारों को वो हासिल हुआ। और आपने देखा कि 2018 के इंतखाबात की यही वजह थी कि नून लीग की जो सूबाई असम्बली के अंदर जो पंजाब के अंदर जो है सादा सिंगल मेजोरिटी पार्टी थी, पीटीआई से नंबर उसके ज़्यादा थे सूबाई असम्बली की सीटों के। तो इसी तरीके से उसने बाकी तो चले परफॉर्म यानी उसकी कौमी असम्बली के हवाले से वो हुकूमत तो नहीं बना सके, लेकिन यहाँ पे उसकी अच्छी खासी तादाद मौजूद थी।
अब वही चीज जो है वो रिपीट हो रही है। अब उसी तरीके से इलेक्शन से पहले बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनको जो यके बाद दिगरे सजाएं हुई हैं, तो उनका वोटर भी ये लग रहा है कि वो भी उसके रिएक्शन के तौर पर, क्योंकि उसका कैथारसिस नहीं हुआ, ना वो प्रोटेस्ट कर सका है, ना वो इन तीनों सजाओं के ऊपर को अपना रद्द-ए-अमल नहीं दे सका, उसको कैंपेन करने की इजाज़त खुली उस तरीके से नहीं मिली। रैली या जलसे जुलूसों के अंदर अपने झंडे लहराने, दफ्तर बनाने या एक्टिविटीज़ जो इंतखाबी सरगर्मी है वो नहीं कर सका। तो उसके पास सवाए इस इंतखाबात के दिन को अपने कैथारसिस के लिए, अपने रिवेंज के लिए, अपने गुस्से के लिए या अपने हज़ारे जो है हमदर्दी के लिए अपनी पार्टी से वो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो निकलेगा। लेकिन कल साहब सवाल तो यहाँ पे ये है ना कि वोटर निकल आया, उसने वोट कास्ट कर दिया, लेकिन जो इस वक्त जो 26 करोड़ मेरे ख्याल में बैलेट पेपर जो हैं वो छापे गए, तो इतनी ज़्यादा तादाद में एक तो बैलेट पेपर छापे गए, वो भी एक सवाल निशान है कि क्या वो धांधली के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, कितनी तादाद में ज़ाया हो सकते हैं। तो क्या वोटर वोट कास्ट कर लेगा, वोट कास्ट करने के बाद जो उसका रिजल्ट है उस पर मुतमिन कर पाएंगे? देखिए, मामला ये है कि जो भी पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उस तरीके से बाकी पोलिंग जो डिफरेंट बूथ होते हैं वहाँ पे पोलिंग ऑफिसर मौजूद होते हैं, और हर पोलिंग बूथ जो है वहाँ पे तमाम जितनी भी जमातें उनके उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, वो आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं या किसी सियासी पार्टी से उनका तल्लक है, तो उनके बाकायदा एजेंट मौजूद होते हैं। खवातीन के पोलिंग स्टेशन और बूथ पर खवातीन एजेंट मौजूद होती हैं, और मर्दों के पोलिंग स्टेशन और बूथ जो है उनके ऊपर जो है मर्द जो है तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से वो मौजूद होते हैं। अब वहाँ पे जो है बाकायदा एक तरीकाकार होता है कि जो भी जाता है उसके राइट जो है अंगूठा है उसके ऊपर जो स्याही का मखसूस निशान लगाया जाता है, और उसका नाम जो है उस वोटर लिस्ट जो है उसके सामने भी उसका अंगूठा लगाया जाता है, और उसका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल देखकर उसके ऊपर बाकायदा क्रॉस लगाया जाता है, और जो वहाँ पे अबले के पास जो वोटर लिस्टें मौजूद होती हैं उसके बाद उसको बैलेट पेपर दिया जाता है, और बैलेट पेपर जो है उसके ऊपर अपने जो भी वो उम्मीदवार जिसको वो वोट देना चाहता है, वो कौमी असम्बली का उम्मीदवार, और इसी तरीके से उसके नीचे जो सूबाई असम्बली का जो उम्मीदवार होता है वो उनको अपना वोट जाकर देता है, और उसके बाद जो है वो डब्बे में पर्ची डाल देता है। अब मुझे ये बताएं कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जब वोटर जो फरिश्ते हैं वो तो तमाम एजेंट के पास, पार्टियों के पास मौजूद होती हैं, उम्मीदवारों के जो एजेंट होते हैं या उम्मीदवार उनके पास मौजूद होती हैं। अब फर्ज माल एक पोलिंग स्टेशन है या पोलिंग पूरा स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहां पे 1500 वोटर्स है, तो 1500 वोटर जो है उसके अंदर उनको भी पता होता है, अंदर एजेंट जो के मौजूद होते हैं कि उस 1500 की जो फरिश्त है उसमें 1400 के करीब या 1300 के करीब ये वोट जो है वो कास्ट हो गए। वो इसलिए कि जब एक बैलेट पेपर ख़त्म होता है तो उसके बाद भी पोलिंग एजेंट जो है उनको एतमाद में लेकर उनकी सामने दूसरा जो बैलेट पेपर है वो उसकी कॉपी जो है वो शुरू की जाती है। तो इसलिए उनको पता लग रहा होता है कि अब 100 हो गया कास्ट वोट, अब दूसरी कॉपी शुरू हो गई है, यानी अगर 3 बूथ चल रहे हैं तो उनको पता है कि 3-3 100 की कापीज अगर हैं तो 300 हो गया, और अब 300 के बाद चौथी कापी अगर जारी होगी किसी से तो पता चल रहा होता है कि 300 से अबव वोट। इस तरीके से मैक्सिमम जो है वहां पे वोट जो है वो 1500 से ज्यादा तो कास्ट नहीं हो सकेगा, ना आप शो कर सकेंगे, ना फॉर्म 15 पे आप बता सकेंगे, ना मैनुअली बता सकेंगे, ना उसकी लॉजिक है, ना जस्टिफिकेशन है। अब 1500 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, और 1500 से कम 1300 हुआ है, 1200 हुआ है, और वो पर्चियां जो है डब्बों में पड़ गई, डब्बे सबके सामने खाली उसको सील किया जाता है, उसके बाद सबके सामने वो डब्बे खोले जाते हैं। खोलकर वो पर्चियां जो गिनी जाती हैं, निशान हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंटों की मौजूदगी में वहां पे पता चलता है जी 1300 यहाँ पे वोट कास्ट हुआ है, इतने वोट जो है रिजेक्ट हो गए, और ये वोट जो है ये फलां उम्मीदवार को पड़े हैं, ये फलां को पड़े हैं, और ये डबल क्रॉस है या लादा ये रिजेक्शन में जा रहा है, और इस तरीके से वो सारा वहां पे कैलकुलेशन बन जाती है, और फॉर्म 45 जो है उसके ऊपर वो सारा नतीजा जो आ जाता है। अब उस नतीजे के ऊपर जो है तमाम जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके दस्तखत लाजमन है, और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या बाकी जो कंसर्न जो स्टाफ है जो भी उस पोलिंग बूथ का, उसके भी वहां पे दस्तखत मौजूद होते हैं। उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम जो रिजल्ट जो अभी जो सिस्टम नया मुतारफ कराया गया है, और उसके आरओ को भी सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में कर दिए गए हैं, लैपटॉप दे दिए गए हैं, 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो बिठा दिए गए।
कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना वो फॉर्म 45 उस पर स्नैप लेगा तो वो लॉक हो जाएगा, उसके अंदर चेंज तब्दील नहीं किया जा सकता। मैनुअल जो है वो एजेंट ले चुके होंगे, और अगर सिग्नल का प्रॉब्लम है तो जहां जो ही सिग्नल आएंगे तो वो रिटर्निंग ऑफिसर तक तो है वो जो है फॉर्म जो है वो डिलीवर हो जाएगा उसको सिस्टम के जरिए। लेकिन कल साहब तो टाइमिंग आप जो मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर ठीक है, उसके बावजूद भी अगर मुझे नहीं समझ आ रही कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस होगी कि जिसके जरिए ये सारी धांधली हो सकती है कि 1500 को 3000 बना लिया जाए और वोट ही कम हो और उसको कास्टिंग ज्यादा दिखा दी जाए, या अगर 1300 वोट कास्ट हुआ है तो आप कहें 300 सिर्फ वोट कास्ट हुआ है, तो 19-20 शायद की जा सके, मैं उस पर तो नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर मैं नहीं समझता कि धांधली पॉसिबल है कि आप जो है नताज तब्दील कर दे बड़े पैमाने पर, वोटर यानी डाले किसी और को वोट और निकल किसी और उम्मीदवार के खाते से आए, ये बात समझ से बालत है। अच्छा, एक और बड़ा आम पॉइंट है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। मिसाल के तौर पे किसी हलके में 5 बजे का टाइम हो गया और पोलिंग का जो सिलसिला वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो वोट कास्ट करने वाले लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग जो स्टेशन के बाहर खड़ी हुई है, उन्हें इजाफी टाइम दिया जा सकता है कि वो जो आ गए हैं। ये बिल्कुल इसमें हर दफ़ा यही होता है कि जो मुकर्रर टाइम है 5 बजे, 5 बजे तक जो भी वोटर उस पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ जो है उसके अंदर मौजूद होगा, उस प्रेमिसेस के अंदर मौजूद होगा, वो जितनी मर्जी लंबी लाइन हो, जितने मर्जी लोग वहां पे मौजूद हो, जब तक आखिरी वोटर तक अपना वोट कास्ट नहीं कर लेगा, वो बेशक रात के 8 बज जाए, रात के 9 बज जाए, उनका जो है वोट कास्ट करना जो है ये तो लाजिम है, उनको वोट कास्ट कराना या वोट को कास्ट करने का राइट देना अंदर जो चले गए। अच्छा, अब ये होता है इसके अंदर कंफ्यूजन आ जाती है हर दफा। आपको पता है कि अक्सर जो 5-6 बजे ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि पोलिंग जो है उसकी जो टाइमिंग है, जो वक्त है, औकाते कार हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, इम्कानात है। उसकी वजह ये होती है कि 5 बजे तक वो लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन या बूथ तक पहुंचे ही नहीं होते, वो अभी घरों में होते हैं या रास्ते में होते हैं। तो उस हवाले से ये मुख्तलिफ जमातों की जानब से भी बाज़ दफ़ा ये खास पोलिंग स्टेशन या बूथ के हवाले से ये मुतालबात भी सामने आ जाते हैं कि मजीद जो वोटर हैं काफ़ी बड़ी तादाद में कास्ट होना रह गए हैं, तो लिहाजा इसका टाइम बढ़ा दिया जाए। टाइम बढ़ाना डिफरेंट चीज़ है, और जो वोटर अंदर मौजूद होगा प्रेमिसेस में उसका वोट कास्ट कराना वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए अगर टाइम डिले होगा तो उसको टाइम के अंदर तुसी देना नहीं कहेंगे, ना उसके लिए कोई इलेक्शन कमीशन को खुसूसी जो है अहकाम जारी करने पड़ेंगे। लेकिन अगर पोलिंग स्टेशन या उस बूथ के जो प्रेमिसेस है उसके अंदर अहाता में वो लोग मौजूद वोटर नहीं होंगे, तो उनको अगर वोट उनका कास्ट करवाना है और 5 बजे के बाद वो एंटर हो रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी इजाजत के बगैर जो है वो वोट जो है वो कास्ट नहीं हो सकते। एक बड़ी खुशाइंद खबर है कि पीटीए ने कहा कि कल इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल नहीं की जाएगी। इंटरनेट जो उसके ऊपर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ख़ास करके फेक न्यूज़ की भरमार आ जाती है, किसी के जीतने की इतला पहले मिल जाती है और बाद में गैर सरकारी रिजल्ट भी एक तरफ असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो क्या सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली फेक न्यूज़ भी असरअंदाज होती है इंतखाबात? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। इंटरनेट बंद होने के हवाले से ये लोग जो बार बार इसको रिगिंग से साथ जोड़ते हैं या प्री पोल जो पोस्ट रिगिंग जो है उससे जोड़ने की, इसको थोड़ा और भी इसके डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी हमें मद्देनजर रखना होगा। पहली बात तो ये है कि बाज़ एरियाज़ के अंदर जो इंटरनेट सर्विस अगर मुअत्तल की जाती है तो उसका मकसद जो है मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं, जो दहशतगर्द अनासर हैं, उनके मजमूम सरगर्मियाँ जो हैं उनको नाकाम बनाना, उनके अज़ाइम को नाकाम बनाना, ताकि वो जो फेस टाइम, व्हाट्सएप या और मुख्तलिफ जो गैजेट्स यूज़ कर कर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनकी नज़रों से ओझल होकर अपने ऑपरेशन करते हैं या फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके जरिए वो टास्किंग करते हैं या आपस के अंदर राब्तों में होते हैं। तो जब उन मखसूस एरियाज के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास रिपोर्ट्स होती है कि यहाँ पे वाकयात के इम्कानात हैं या ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ कॉल इंटरसेप्ट हो रही होती हैं, बाज़ दफ़ा उनके कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो उस बुनियाद पर उन मखसूस एरियाज के अंदर एक तो सर्विस जो इंटरनेट मुअत्तल की जाती है उसका ये पर्पज़ होता है। दूसरा एक और पर्पज़ जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बाकी इदारों की सूरत हाल है कि जब इंटरनेट के ऊपर एक ख़ास
जो है हद से बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, दबाव आता है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उससे भी सर्विस जो है वो कमज़ोर या वीक या उसके सिग्नल का प्रॉब्लम आ सकता है, उसके अंदर एरर आ सकता है और वो सिस्टम जो है बैठ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर हमने ये देखा है। तीसरा उसके अंदर जो है जारी बात है पीटीआई के जो कुछ लोगों का ये भी खदशा है कि इसका मकसद ये है कि ये जो सोशल मीडिया के हवाले से एक पावर है और उसमें एक राय आमा के ऊपर बड़ा असरअंदाज हो सकती है वो, और उसकी वजह से या फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए या इस तरह की राय आमा के ऊपर असरअंदाज होने से उस चीज़ को रोकने के लिए ये हुकूमती सतह पे भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है। तो ये अब इसके अंदर जो भी बात होगी, अभी तो उन्होंने कहा है कि बंद नहीं होगी, लेकिन मैं नहीं समझता इसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया इसका। मखसूस इलाकों के अंदर बंद होने के चांसेस जो हैं उसको आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते। और इस तरीके से और जिस तरह एस्पेक्ट्स मैंने बयान किए उसके अंदर भी जाके हुकूमती लेवल पे ये फैसला भी आरटीएस आ बिठा सकता है। के जिस तरह से तरीके इंसाफ पर 2018 की गवर्नमेंट के बाद तमाम जमातों की जानिब से कहा गया कि आरटीएस बिठाकर रिजल्ट लिए गए, उसका क्या तरीकाकार है और किस तरह से एक मखसूस किस्म का रिजल्ट जनरेट किया जाता है? देखिए आरटीएस का जो रिजल्ट जो है ट्रांसफर जो सिस्टम है, उससे पहले आरएमएस था, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसके बाद आरटीएस आया, 13 में आरएमएस था, उसके बाद आरटीएस बना दिया गया। अब तीसरा एक सिस्टम जो है वो तजर्बागाह बना हुआ है मुल्क यहाँ पे। आरटीएस में और आरएमएस के अंदर भी यही हमने देखा। 2013 के इंतखाबात की बात की जाए तो उस वक्त भी 7 से 11 बजे तक जो सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ गया था और मैनुअल रिजल्ट, और उसके बाद वो सिस्टम चला ही नहीं। और उसके बाद फिर जो थैलों से जो कागज और रद्दियां निकली और बाद में सारी चीजें आई, वो भी रिकॉर्ड किए इससे हैं। अच्छा, उसके बाद 2018 के अंदर जो है वो भी इस तरीके से कई इलाकों के अंदर जो है वो सिस्टम जो है उसने काम करना छोड़ दिया। अब इलेक्शन कमीशन तो ये बार बार यकीन दहानी करा रहा है और कौम को और इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को और अवाम को, कि हमने इस मरतबा जो सिस्टम जो हमने राइज किया है, ये सिस्टम जो है ये कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं बैठेगा, इसके अंदर एरर नहीं आएगा। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर बात है अब ये जो सिस्टम एक तरफ मैनुअल है और उसके सारों के पास रिकॉर्ड और फॉर्म 45 मौजूद होंगे। उसके बाद उसी चीज को एक डिजिटलाइज इस सिस्टम के जरिए करके और मुख्तलिफ जगहों पे उसको भिजवाया जाएगा। तो अब मैनुअल और डिजिटल अगर उसके अंदर जो है नतायज के अंदर जो डिफरेंस आएगा तो फिर तो शोर शराबा पड़ेगा, फिर तो जाहिर बात है बहुत सारे उसके ऊपर जो है सवालात उठेंगे। लेकिन अगर मैनुअल और डिजिटल जो है ये सेम ही नतायज हुए तो मेरा ख्याल है उस पर फिर सवाल उठाना या तफजात या शुकुश बात का इजहार करना जो है इस हवाले वो से गलत कहा होगा। जाता है कि 3 खाली डब्बे दिखाए जाते हैं और जब काउंटिंग का वक्त आता है 4 से 5 कर दिए जाते हैं। तो इसका भी कोई इस हवाले से अपडेट है आपके पास? नहीं, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि हमने इस प्रोसेस को देखा है। जितने भी डब्बे होते हैं वो डब्बे जो है हर पोलिंग जो है उसका बूथ के मुताबिक उनके डब्बे प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनको बाकायदा खोला जाता है सब एजेंट्स के सामने और दिखाया जाता है कि बिल्कुल खाली है, और सबके सामने उनको सील लगा दी जाती है। और सील सवाए काटने के वो आप किसी के पास खोलने का उसका तरीका ही नहीं होता, वो टाइप इन वगैरह लगा दी जाती है। उसके बाद वो काट के ही सबके सामने जब पोलिंग का वक्त खत्म होता है, तमाम वोट कास्ट हो जाते हैं, वो खोले जाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर फर्ज मात कि वहां पे अगर डब्बे में वो वोट भर जाए वोटों से, तो उसके बाद अगर एक्स्ट्रा डब्बा उन्होंने रखना हो वहां पे, तो उसके लिए भी यही प्रोसेस अडॉप्ट करके वो चौथा डब्बा ऐड किया जाता है, खाली दिखाकर उसको सील किया जाता है और उसके बाद सबके सामने उसको खोला। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प ये नहीं हो सकता कि 3 डब्बे दिखाएं और बाद में 4 डब्बे। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है यहाँ पे, खाली डब्बे ठीक है, हो गया सारा कुछ जिस तरह से आप बता रहे हैं, तरीके इंसाफ के पोलिंग जो एजेंट हैं वही गिरफ्तार कर लिए गए, तो क्या होगा इसका भी? देखिए, इसके अंदर जो चांसेस होते हैं ना ज्यादा रिगिंग के, ये मुख्तलिफ जो है उसके अंदर जो मैं समझता हूँ कि ये तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। अब चूंकि अमला होता है सूबाई हुकूमत का, नॉर्मली एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटियाँ जो है लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं या और दीगर महकमों के मुलाजमीन होते हैं। अब वो हवाओं का रुख देख रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हमने वो पार्टी जिसके उम्मीदवार जिनका लग रहा उनको हुकूमत में आ रहे हैं, अगर हमने उनके पोलिंग एजेंट जो है उनकी ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक जो है
वो मामलात ना किए तो हमारे दूर दराज तबादले किए जा सकते हैं, मुअत्तलियों का सामना हो सकता है, जबरी बरतरफियों का सामना हो सकता है। जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जितने हैं या जितने ज़ाब्ते या SOP फॉलो तो किए नहीं जाते, तो उन इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए बाज़ दफ़ा वो कंप्रोमाइज़ भी होते हैं। और आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारे यहाँ ये एक रवायत रही है कि जो पोलिंग अमला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आप देखें इस दफ़ा तो जो रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है वो सेशन और एडिशनल सेशन जजेस के बजाय अब वो लगाए गए हैं ब्यूरोक्रेसी से बंदे, यानी एग्जेक्टिव से बंदे लगाए गए हैं जो कि अदालती अमला नहीं है बल्कि वो हुकूमती ही इन्फ्लुएंस के अंदर लोग हैं जिन्होंने कल को ट्रांसफर पोस्टिंग अच्छी पुरकशिश सीटों पर लेनी है। तो इसके लिए वो कोशिश करेंगे कि अपने अपने अजलास से अच्छे अच्छे नताइज दें ताकि उनको मनपसंद जो है सीटों पर तैनात किया जा सके। एक तरफ तो वो मामला आ गया, दूसरी तरफ अमले के वाले से पिक एंड चूज। तो अमले के वाले से भी हमने देखा है कि उसमें भी ये होती हैं बाकायदा जो कि उस हल्के के अरकान कौमी या सूबाई असम्बली होते हैं जो कि हवाओं का रुख या हुकूमती पार्टी एक्सपेक्टेड जो उसके जो लोग होते हैं या जिनकी हुकूमत पीछे ख़त्म हुई होती है और उनकी मर्जी से निगरान हुकूमत बनी होती है, वो लोग जो होते हैं वो इस हवाले से इन्फ्लुएंस रखते हैं और वो फिर अपने मनपसंद जो लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, जो उनके लालच या वफादार होते हैं, वो उनकी फहरिस्तें देते हैं वहाँ। अब होता क्या है, जब खाने का वक्फा होता है तो उस वक्त ये इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि ऐसे लोग जो ख़वातीन आ नहीं सकती वहाँ पे, जो माजूर हैं वो नहीं आ सकती, को नाबीना है वो पहुँच नहीं सकते, या इतने वो बीमार हैं कि उनको लाना मुश्किल है, या किसी कार्ड किसी के पास नहीं है, या उसके अंदर कोई उनका जो वोट के या कार्ड के नाम का कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, या इस तरह की कुछ चीज़ यहाँ पे एरर है, तो करते ये है कि फिर वो जो वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट होते हैं चूंकि उसको अपने इलाके का सारा हदूद रबा पता होता है, तो वो फिर ऐसे शनाख्ती कार्ड वाले जो लोग होते हैं उनको वो फिर इस तरह के जो औकात होते हैं उस वक्त जो है वो फिर ठप्पे लगाए जाते हैं और वो पर्चियां डाली जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए अगर पूरी तरह वो अमला आपके साथ इन्वॉल्व हो, और दूसरी बात यह है कि जारी बात है इस तरह का जब काम वो करेंगे तो यकीनी तौर पर जब वो एक प्रोसेस चल रहा होता है ना, जब वोट कास्ट हो रहे तो उस वक्त सारे एजेंट सारे एक्टिव नजर देख रहे होते हैं। ये जब खाने वगैरह का वक्फा होता है ना, उस वक्त इस तरह की वारदातें डाली जाती हैं, क्योंकि जब खाना अंदर उनको सर्व किया जाता है तो वहां पे कोई बंदा दाएं बाएं बैठ के तो वो फिर वो लिस्टों के मुताबिक साथ उसको क्रॉस भी करते जाते हैं, अंगूठे भी लगाते जाते हैं मुख्तलिफ जो है, और उसके साथ साथ जो है वो बाकायदा ठप्पे लगाकर तो वो पर्चियां इकट्ठी डाल दी जाती हैं बॉक्सेस के अंदर। तो ये इस तरह का जो पॉसिबिलिटी है, ये हमने इस तरह के प्रोसेस तो होते देखे हैं माजी में। अब होता है नहीं होता वो तो फिर बात है लेकिन कि एक खालिद साहब एक अहम चीज़ है हमारे नाजरीन के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। जब वोट कास्ट करते हैं तो खदशा होता है कि स्याही फैल ना जाए, उसे मुकम्मल तौर पे खुश करके उसके बाद उसकी फोल्डिंग का जो तरीकाकार होता है इस तरह से फोल्ड कर दिया जाता है। एक मिसाल के तौर पे ये बैलेट पेपर है हमारे पास खाली पेज, इसको इस तरह से अगर फोल्ड करते हैं मिसाल के तौर पे इस तरह से, तो स्याही इस तरफ से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाती है और दो वोट वो ज़ाया तस्वर किया जाता है। यही मैं कह रहा हूं, जैसे ये लंबा है ना, जस्ट लाइक ये लंबा एक चीज़ है नाजरीन के लिए, तो जो भी वोटर है उनकी ये लंबा है और ये बैलेट पेपर है, इसके अंदर बीच में बाज़ दफ़ा लाइन लगी होती है, यहाँ पे उम्मीदवार का नाम लिखा होगा इस जगह पे, और इस जगह पे आगे उसका इंतखाबी निशान होगा। अब होता क्या है कि जब तरीका सही उसका ये है कि आप ये उम्मीदवार का नाम और ये उसका इंतखाबी निशान, तो ये जो इधर इसके जो बाकायदा मोर का निशान की जगह बनी होती है वहाँ पे आप लगाएंगे, तो इसको अगर तो इस साइड पे इस तरह आप करेंगे ऐसे, तो वो ये है कि उम्मीदवार का नाम और निशान जो है उसी के अंदर रहेगी मोर, और उसके बाद जब ये खुश्क हो जाए ऐसे थोड़ा सा, उसके बाद उसको ऐसे करें। और जिस तरह आपने बताया कि वाकई कि अगर ये सामने उम्मीदवार का नाम है और यहाँ पे उसका इंतखाबी निशान है, तो अगर ये ऊपर इसके मोर लगाई जाती है और इसको जब ऐसे आप करेंगे ना ऐसे, तो ये होगा कि नीचे वाला जो उम्मीदवार है या नीचे वाला इंतखाबी निशान है वहां पे वो डबल मोर जो है वो वोट ज़ाया तस्वर किया जाएगा। तो वो जब डबल मोर लग जाएगी इसकी वजह से वो वोट जो है वो ज़ाया तस्वर होगा। लेकिन पहली अच्छा, तीसरी चीज और भी है, तीसरी और चीज है इसके अंदर, एक और एहतियात की जरूरत है, वो ये है कि जस्ट लाइक ये नाम है, खाना बना हुआ बकायदा, और ये उसका इंतखाबी निशान, इसका भी बकायदा डब्बा बना हुआ है, खाना बना हुआ है। और अच्छा, अब जब ये आप फोल्ड करते हैं तो इसको प्रॉपर बिल्कुल सेंटर से आपने कोशिश करनी है कि फोल्ड करें। अगर आप थोड़ा सा इधर से भी करते हैं ना,
तो मोर का निशान जो है खाने से बाहर भी आ जाता है। जब बाहर आएगा तो उससे भी वोट जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो लिहाजा ये तो बहुत एहतियात की जरूरत है ताकि आपका कीमती वोट जो कौम की अमानत है वो किसी का भी जाया ना हो, इसलिए थोड़ा सा ये अवेयरनेस की भी जरूरत है। और उस वक्त जो है एजेंट भी मुख्तलिफ पार्टियों के होते हैं, वो भी उम्मीदवारों को इस हवाले से बता रहे होते हैं। वैसे खल साहब, वोट जाया होने की शर्रात क्या है? माजी के इलेक्शन भी आप इस हवाले से कवर कर चुके हैं। मोस्टली एक मिसाल के तौर पे एक हम हल्के की बात करें, एक कहने के अंदर मजमूई तौर पे क्या शरह रही है, कितने वोट जाया हो चुके हैं आज तक? नॉर्मल तो वोट जो जाया होने की शरह है ना, वो बहुत माइनर सी है और वो मेरा ख्याल है सिंगल डिजिट से भी क्रॉस नहीं करती, यानी सॉरी डबल डिजिट से भी क्रॉस नहीं करती, या मैक्सिमम सैकड़ों में ही हो सकती है, या मैक्सिमम ट्रिपल डिजिट पे ले जाएंगे उसको, यानी थाउजेंड्स में नहीं होती। वो दर्जनों या बीसियों या सैकड़ों के अंदर तो हो सकती है पूरे हल्के की अगर बात की जाए। यानी 3-4 लाख अगर वोटर जो है, या 3 लाख अगर वोट कास्ट हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम जो है वो कोई 400, 500 या 1000 से नीचे नीचे वोट जो है वो मुस्तरद होता है। तो बहुत ज्यादा वोट मुस्तरद होने की रेशो पहले तो नहीं देखी गई। अब क्या सूरत हाल होती है, जारी बात है, ये तो डिपेंड करता है कि कल क्या नताज आने वाले हैं। लेकिन जो बात बैलेट पेपर के हवाले से है, उस हवाले से पहले भी सवालिया निशान उठते रहे हैं कि बैलेट पेपर की छपाई के हवाले से मुख्तलिफ सवाल उठे और फिर बैलेट पेपर पकड़े गए, उनका एक सेल पकड़ा गया इस तरीके से लाहौर के अंदर या और इस तरह मुख्तलिफ जगहों से। अब ये है कि ये जो बैलेट पेपर है, इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि ये बैलेट पेपर अगर 26 करोड़ बैलेट पेपर ये बनाए गए हैं, छापे गए हैं, तो अगर 12 करोड़ और 80 लाख वोटर हैं और उससे डबल से भी ज्यादा, तो ये भी अकाउंट फॉर करना चाहिए कि क्या जो इस्तेमाल हुए वो कितने, और उसके बाद जो बैलेंस है वो जो है बैलेट पेपर जो है वही फीचर्स वाले, सिक्योरिटी वाले, और वही जो प्रोसेस के जरिए गए हैं, क्या वो वापस आके वो अकाउंट फॉर होता है, क्या वाकई इतने खाली वापस आते हैं। और अगर उसके अंदर यानी जो वोट कास्ट हो गए और उसके अलावा जो बाकी अगर फर्ज माल के अगर 12 करोड़ बैलेट पेपर बच जाते हैं, तो 12 करोड़ के बजाय 10 करोड़ बैलेट पेपर आते हैं, तो फिर 2 करोड़ जो बैलेट पेपर है ये फिर कपला होगा। वो 2 करोड़ बैलेट पेपर फिर कहीं ना कहीं यूज होंगे। ये तो भी एक सवाल है, लेकिन ये खल साहब, चीज है एक ना, और फिर बड़ी ये अहम भी चीज है हमारे ये नाज़रीन के बैलेट लिए। पेपर ओवरऑल नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में ये यूज किए जा सकते हैं, वो हर हल्के के हवाले से आपको पता है डिफरेंट होते हैं। और 26 ठीक है, अच्छा, ठीक है। खल साहब, एक और भी बड़ी अहम चीज़ है, बाज़ औक़ात हमारे जो वोटर्स होते हैं बड़े जज्बाती हो के, मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान जिंदाबाद लिख देते हैं, एक ही उम्मीदवार पर 2-2 मोहरें लगा देते हैं, जज्बाती वोटर्स भी होते हैं, तो ये भी एक वो वोट खराब करने वाली बात है, उससे वाली कोई बात फायदा नहीं होता उस पार्टी को ना उम्मीदवार को। वो बेसिकली बेवकूफ़ी है, और कोई भी अगर करेगा किसी पार्टी का भी तो वो नुकसान करेगा अपनी उम्मीद। हाँ, ठीक है। हमारे साथ इस वक्त तज्ज़ियाकार वारिस रज़ा साहब भी मौजूद हैं, उनके अलावा रज़ा सैयद साहब और सफ़ीना खान साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। असद एस मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे वारिस रज़ा साहब, इलेक्शन 2024 चंद घंटों की दूरी पर हैं। इलेक्शन 2024 के बारे में बहुत सारे सवालात, शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद हम अपने वोटर्स को, अपनी आवाम को इस हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब दे पाएंगे? अगर आप दोबारा अपना सवाल दोहराएं, मैं सुन नहीं सका शायद। जी वारिस रज़ा साहब, हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन 2024 चंद घंटों की दूरी पर इस वक्त मौजूद है, और शायद कल इसी वक्त हम इंतज़ार कर रहे हों कि रिजल्ट का। लेकिन सवाल ये है कि 2024 के इंतखाबात होने से पहले काफ़ी हद तक मुतनाज़िर तस्वर किए जा रहे हैं, शुकूक शुबात अवाम के अपनी जगह मौजूद हैं। क्या हम अवाम को, अपने वोटर्स को इस हवाले से उनका एतमाद बहाल कर सकेंगे इन इंतखाबात पर? सर देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन इस वक्त ऑन ग्राउंड है उसमें शक व शुबहात तो मौजूद हैं, और वो 2000 साहब, ये वारिस साहब से सवाल है, आपकी तरफ में आ रहा हूँ। जी वारिस रज़ा साहब। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखिए 2024 का जो इलेक्शन है वो बहुत जरूरी इलेक्शन है, इसलिए कि आपकी पूरी सियासी जो फैब्रिक्स है और सियासी जो जिसको आप कहना चाहिए सियासी जो चादर है
वो सियासी चादर एक शख्स ने आकर फाड़ दी है। समाजी तौर से उसने नुकसान पहुंचाया, सियासी तौर से नुकसान पहुंचाया, मुल्क को माशी तौर से नुकसान पहुंचाया। इसकी बुनद करना जो है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात हों, और 2024 के इंतखाबात के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, वो गवर्नमेंट जो है ना, पाकिस्तान की जो सियासी फैब्रिक को खराब करने वाले अफराद थे 3.5 साल वाले, या माशी फैब्रिक को खराब करने वाले अफराद थे, या समाजी फैब्रिक को खराब करने वाले अफराद थे। ये बहुत कठिन काम है। जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होने जाएगी, उसके लिए बहुत मुश्किल अमल है कि वो दोबारा से 1970 की सियासी फैब्रिक को, सियासी कल्चर को, सियासी दानिश को, सियासी रवादारी को, सियासी अदम बर्दाश्त के फार्मूले को दोबारा से इस समाज में राइज करे। लिहाजा बहुत जरूरी है कि 2024 के इंतखाबात काम एंड क्वाइट तरीके से हों भी, और उसके नताइज जो है, उसके तहत जो भी गवर्नमेंट आती है, वो गवर्नमेंट जो है ना, इन तमाम चीजों पर फोकस करके समाज की जो सिमत खराब हो गई है, समाज की जो सिमत में बदतहजीबी आई है, समाज की जो सिमत में सियासी तौर से लापरवाही और गैर सियासी अंदाज आया है। साहब, ये बदतहजीबी कहाँ, किस वक्त से आई है? आप क्या समझते हैं, बदतहजीबी का आगाज कहाँ से हुआ? मैं समझता हूँ बदतहजीबी का आगाज 2011 से हुआ है। 2011 से हुआ, तो जो इससे पहले हमने देखा कि माजी में हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकी गई, वो क्या बदतहजीबी का हिस्सा नहीं थी? नहीं, 2011 उससे पहले जो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें खींची गई, वो आप 90s की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या सियासत के अंदर वो बदतहजीबी नहीं थी? वो बदतहजीबी थी, लेकिन उस फैब्रिक को आके तब्दील किया गया। मिसाक जमहूरियत क्या है? मिसाक जमहूरियत क्या था? मिसाक जमहूरियत यही था कि इस फैब्रिक को, सियासी फैब्रिक को दोबारा से असर नौ पटरी पर लाना है। लिहाजा दो मुतल्लिका पार्टीज जो थी, उन्होंने उस फैब्रिक के समाज को, की सिमत को दुरुस्त करने के लिए एक मुआहिदा किया। उस मुआहिदे के तहत वो, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जो इलेक्शन 2024 है, हमने सारी अवाम को एतमाद में लेना है। तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, खा वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो पाकिस्तानी हैं, उनको एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे तरीके इंसाफ से ताल्लुक हो, तरीके बैक से हो, जमात इस्लामी से हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग से हो। जो तरीके इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है, सफ़े अव्वल की जमात समझी जा रही है, तो तरीके इंसाफ के वोटर्स को साइड लाइन लगाया गया, तरीके इंसाफ को इलेक्शन से बाहर फेंका गया। तो आप किस तरह से टेबल टॉक की तरफ जाएंगे, इत्तेहाद की तरफ जाएंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए। बात यह है कि पॉलिटिकल मैनेवरिंग जो होती है और पॉलिटिकल संजीदगी यही होती है कि किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वो भी हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, वो भी हमारे मुल्क के वतन अजीज के जो है ना बेटे हैं, बेटियां हैं, या जो भी अफराद है, ठीक है ना, पीटीआई की जो अफराद है। लेकिन अगर कोई फर्द जो है वो, उसकी सिमत जो है गलत हो जाए किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो उसकी, ठीक है, तो उसको दुरुस्त करना क्या पाकिस्तान के सियासतदानों का और एक स्टेटमेंट किस्म के सियासतदान का फर्ज नहीं है? आपके पास बड़ी माजरत के साथ मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान में क्योस है, सियासी क्योस है। सियासत करने वाले लोग जो है ना, खत्म होते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन उनका जो है ना जवाल होता चला जा रहा है। बिल्कुल, ये सियासी क्योस के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, और असद एस मिर्जा साहब से ये सवाल है कि ये जो सियासी क्योस है और ये पोलराइजेशन है, क्या ये जो 2024 के 8 फरवरी कल के इंतखाबात हैं, इसका खात्मा कर पाएंगे? सियासी बसीरत या जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी, क्या ये सारी चीज़ों को, इन चैलेंजेस को, इन पर काबू पा लेगी? सर, बिल्कुल पाना चाहिए। अगर मेरी ख्वाहिश ज़ाती पूछेंगे तो बिल्कुल पाना चाहिए। और ये केओस है, ये जो आपस में इख्तलाफात की जो सियासत है, और इख्तलाफात से बहुत आगे जा चुके हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। सियासी जो लीडरान है ना हमारे, उनको सीरियसनेस तो दिखानी पड़ेगी, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि एक PMLN के एक रहनुमा है, उनकी मैं कुछ बात सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमने जब भी इमरान खान को हमने बात की, हमने उनको हमने पेशकश की, सियासी रवदारी की या किसी रिकन्सिलिएशन की,
तो वो जब मीटिंग्स में बैठते थे तो उस वक्त ये बात करते थे कि ठीक है, हमें मिल के आगे चलना चाहिए, हमें इख्तलाफात को दूर जो है ना करना चाहिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है पाकिस्तान की सियासत के लिए भी, हमारे लिए भी ठीक नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं है, बड़ी अच्छी बातें करते थे। लेकिन बाहर निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे कि ये मुझसे NRO मांग रहे हैं और इनको मैं NRO नहीं दूंगा। तो इस तरह की सियासत अगर 2024 के इलेक्शन के बाद, कल के इलेक्शन के बाद अगर तो किसी ने कोई प्लान तैयार किया है कि चलें ठीक है, मिल बैठ के इस मुल्क के लोगों के मसाइल ही हैं ना, आपके मेरे इस मुल्क के रहने वालों के मसाइल हैं, और बहुत संगीन और बहुत आप कह सकते हैं कि सीरियस किस्म के इश्यूज हैं जिनको हमने टेकअप तो करना है और उनको ठीक भी करना है इस मुल्क के अंदर। लेकिन अगर आपने मिल बैठ के करना है या सिंगल हैंडलली किसी पार्टी नहीं करना है, या जिस तरीके से बहुत सारे सियासी जमातों के लीडरान की बात कर चुके हैं कि अगर हम लोग 2/3 मेजोरिटी भी लेकर आ गए 2024 के इलेक्शन के अंदर, फिर भी हम सबको दावत देंगे कि आए बैठ के एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ताकि जो एक बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, मिसाल मीशत की बात करें अगर आप, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हर सियासी जमात की जो लीडरान है वो कर चुके हैं। तो इन तमाम तर चीजों को तो करना जरूरी है। अगर ये आज सीरियस नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की, मैं तो बहुत अरसे से चीजें जो कवर कर रहा हूँ, या मैं जितने अरसे से इन चीजों को देख रहा हूँ, हमने हमेशा पाकिस्तान को मजीद से मजीद जो है ना वो माशी बदहाली हो या हमारी सोशल जो है ना बदहाली, हमने उसी तरफ जाते हुए देखा है। बेहतरी तो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमें चांस देंगे, हम एक उम्मीद के साथ तो बात कर सकते हैं ना, हम एक उम्मीद तो रख सकते हैं, लोगों से उम्मीद रख सकते हैं, यही लोग हैं, इन्होंने ही करना है। चीज को आगे बढ़ाते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो 2024 के जो इंतखाबात हैं, क्या जो इस नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत होगी, पहले तो ये लग रहा है कि शायद सादा अक्सरियत से हुकूमत नहीं बनने जा रही, क्या वो जो हुकूमत है वो इस पर काबू पा लेगी इन चैलेंजेस के ऊपर, जो खास तौर पर जी आपस में इंतशार, इंतहा पसंदी, ये सबको एक टेबल पर बिठाने में कामयाब हो जाएगी, और PTI समेत दीगर जो जमातें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पार्लिमान के क़याम के लिए इलेक्शन वाहिद रास्ता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि पार्लिमान में जाने का रास्ता इलेक्शन से होकर गुजरता है। तो इलेक्शन में हिस्सा लेना नागुज़ीर है, और इलेक्शन वो नागुज़ीर अमल है कि जिसके बाद पार्लिमान वजूद में आती है। इस तरह पर इलेक्शन होने वाले, जो कल जो होने वाले इलेक्शन है, उसकी अहमियत जो है वो तो मुसल्लम हो गई। इससे क़ते नज़र के लोगों की राय क्या है, इससे क़ते नज़र कि एक बड़ा तबका इस वक्त महरूम महसूस कर रहा है अपने आप को, इसलिए कि उनकी पसंदीदा सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है। इस चीज से क़ते नज़र इलेक्शन तो वो मौका है कि जिससे गुजर कर पार्लिमान का क़याम अमल में आएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि वो उम्मीदवारान के जो मुख्तलिफ और मुतफर्रिक इलेक्शन सिंबल्स के साथ इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, और जिनको पसे पर्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा ही करार दिया जाता है, उनका इलेक्शन लड़ना आज तक की तारीख में और कल की तारीख में इलेक्शन लड़ना इस बात की इंडोर्समेंट है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को वो लोग भी मान रहे हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस को वो भी तस्लीम कर रहे हैं। इलेक्शन का बाइकाट नहीं हुआ। अगर 2024 के इलेक्शन का तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर जाती और ये ऐलान कर देती कि हम इलेक्शन को मानते नहीं हैं या इस पूरे रजीम को हम इलेजिटिमेट मानते हैं, तो फिर यकीनन इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान संजीदा नौयत का लग जाता। लेकिन क्योंकि वो दिलो जान से कल के इलेक्शन में जा रहे हैं, उनके पास मुतफर्रिक निशानात हैं, बाकायदा जिस हद तक उनके लिए मुमकिन है वो कैंपेन भी चला रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन भी चला रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ रहे हैं, लोगों से पर्सन टू पर्सन राब्ता भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन की पार्टिसिपेशन और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को तो वो खुद इंडोर्स कर रहे हैं। अब इस इलेक्शन के नताइज के बाद जो पार्लियामान वजूद में आएगी और फिर उसके आगे जो हुकूमत वजूद में आएगी, अगर उससे इंकारी होता है कोई भी तबका या उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवालिया निशान उठाता है कोई भी तबका, तो मेरा ख्याल है फिर रियासत पाकिस्तान को एक भरपूर मौका मिलेगा कि वो ऐसे लोगों को कि जो इंतशार फैलाने और मुल्क में क्यास फैलाने के मिशन पर आमादा होंगे, उनके साथ फिर वो नबर्द आजमा होंगे उसी तरीके से कि जैसे क्यास फैलाने वालों के साथ पेश आना चाहिए। तो मुझे तो कोई शुबा नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को कि एक बड़ी तादाद है लोगों की कि जो इस बात पर दुखी है कि उनकी पसंदीदा सियासी जमात का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पे नहीं है, मानता हूं इस बात को। लेकिन इससे हटकर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी
और इस रिजीम की क्रेडिबिलिटी पर कोई संजीदा निशान, सवालिया निशान नहीं है। यहां तक कि तो तहरीक रजा साहब, इंसाफ ये क्या संजीदा सवालिया निशान नहीं है कि एक पाकिस्तान की नॉमिनेटेड पार्टी को आप इलेक्शन से बाहर फेंक रहे हैं और जो उनको लाना चाहते हैं उन तमाम आवाम के जो जज्बात हैं उनको साइडलाइन लगा दिया गया? क्या ये आप नहीं समझते ये संजीदा पॉइंट था? हाँ, नहीं, बिल्कुल संजीदा मामला है ये, लेकिन इस संजीदा मामले को अगर एग्जामिन करें तो पता ही चलता है कि जिस कानूनी मसले की वजह से बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं है, उस कानूनी मसले के ऊपर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में बाकायदा डिलिब्रेशन हुई है। मुल्क के टॉप के वकला ने और टॉप के बैरिस्टर्स ने दोनों तरफ से दलाइल दिए हैं, और उसके बाद इन दोनों अदालतों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मरतबा मुख्तलिफ मौक़ों पर तो रजा फैसले साहब, दिए। सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए ही क्यों? दूसरी जो सियासी तहरीक जमातें हैं, इसलिए क्या इसलिए उनके जो इंट्रा पार्टी इसलिए इलेक्शन हैं उन पर सवाल निशान मौजूद नहीं है? तहरीक इंसाफ का जो प्रोसेस था, जिसको वो कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो प्रोसेस था, वो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा था। और इसलिए नहीं कर रहा था कि उनकी पार्टी मुश्किलात का शिकार है और उनके पास शायद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो एक प्रॉपर तरीके से इस पूरे रजा साहब, मेरा प्रोसेस। आपसे सवाल है, तरीके इंसाफ को एकदम साइड पे रखते हैं, तरीके इंसाफ को डिस्कस नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, क्या वो मेरिट पे होते हैं? आप बता दें। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो उसका जवाब यह है कि कोई भी ऐसा अमल जो लेड डाउन प्रोसीजर के मुताबिक किया जाए उसको कानूनी तौर पर एक्सेप्टेबल समझा जाता है। इसमें मेरी पसंद या नापसंद का कोई मामला नहीं है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस उन्होंने डिफाइन किया है, अगर वो उस प्रोसेस को पूरा कर देते हैं तो कानूनी तौर पर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। खल साहब, मेरा आपसे भी एक सवाल है कि जिस तरह से रजा साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि मेरा आपसे सवाल है, क्या तरीके इंसाफ की तरह दूसरी सियासी जमातें उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हम सवाल नहीं कर सकते? क्या वो भी मेरिट पे देखिए, होते हैं? सवाल जो बात उन्होंने की है ना, बात वो है कि लीगल एक पॉइंट है। देखिए, जज्बात से या आप अखलाकी पैमाने जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन एक लीगल जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी पार्टी जो है अगर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर एक रूल्स खुद बनाती है और उस रूल्स को ही अगर ओबे वो नहीं करती तो उस पर उसका अपना कसूर है, वो रूल्स इस तरह ना बनाए। तो पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है उन्होंने रूल इस तरह के बनाए हैं कि उनको बेशक अनअपोज कर ले, वहाँ पे उनको चैलेंज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना आइन इस तरह बना लिया है और ये इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन आइन पाकिस्तान जो है या इलेक्शन कमीशन नहीं करता। अच्छा, अब सवाल ये है कि असद एस मिर्जा साहब कि जो अभी जो सिनेरियो बन रहा है, दावे किए जा रहे हैं नून लीग की इतनी सीटें हम ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हुकूमत बना रहे हैं, इतनी सीटें हम ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर कौमी असम्बली की सीटों की बात कर ली जाए या सूबा वाइज अगर पोजीशन जो है कौमी असम्बली की कितनी सीटें कौन सी पार्टी ले पाएगी, या इस वक्त के कोई अगर को अंदाजे मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, उस आप क्या समझते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है और क्या कोई पार्टी भी सादा अक्सरियत लेने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, सादा अक्सरियत लेने में तो कामयाब कोई पार्टी नहीं हो पाएगी, ये बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन के अंदर, खास में जो इस वक्त आपके सामने आ रही हैं चीज़ें। लेकिन PMLN के हवाले से मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि एक क्रेडिबिलिटी जो है ना, उसके ऊपर बड़े सवाल आ रहे थे 1.5 साल की गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट में, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से गवर्नमेंट 1.5 साल गवर्न की, आपको पता है कि महंगाई डबल हुई ऑलमोस्ट और अवाम की मुश्किलात के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने लोगों के जहनों के अंदर से ये जो पूरा 1.5 साल का अरसा वाइप आउट किया है, ये कमाल है। नवाज शरीफ साहब की आप तकरीर देखें, उसके अंदर वो बार बार अपने दौर की कीमतें क्यों गिनवाते रहे कि मेरे दौर में पेट्रोल 65 रुपए था, रोटी 4 रुपए की थी, आटा 35 रुपए था। मैंने उसके बाद जितने भी लोगों से गुफ्तगू की, मैंने कुछ रोड शोज के हवाले से भी कुछ बातें की, कुछ आसपास के हलकों के अंदर भी बात की, तो वो जितने भी PMLN के वोटर्स थे, आई थिंक ये अपना बयानिया उनके जो ना जहनों में घर करने में कामयाब एक चीज के अंदर तो हो गए। वो उन्होंने ये 1.5 साल की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने वोटर के जहनों में से तो निकालने में कामयाब हो गए। इसलिए शायद अब उनका वोटर बड़ी तादाद में निकलेगा भी और शायद उनको वोट भी देगा। जल से आपके सामने है, जाके हमें बज़ाहिर दूसरी पार्टी की जल से हमें नजर नहीं आए तो हमें कंपेयर करना पंजाब के अंदर खास तौर पे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इवन KPK के अंदर भी हम उस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते जलसों के हवाले से, क्योंकि एक जमात है जो पाकिस्तान के अंदर जो कहती है कि हम सबसे बड़ी जमात है, और अभी उन्होंने जो बात की इंट्रा पार्टी के हवाले से, जो बात की PTI का कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उनका निशान ले लिया,
तो सर ये कानून में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप बहुत बड़ी जमात हैं तो आपको जो ना इलेक्शन के अंदर सिंबल अलाउड कर दिया जाए। ठीक है। कानून जी के मुताबिक बिल्कुल। चीजें अच्छा, होनी थी। अब वारिस रजा साहब, आपसे भी यही सवाल जी है कि आप क्या समझते हैं कि कोई जिस तरह नून लीग के जलसों की उन्होंने बात की, तो जलसे पीपल्स पार्टी के भी नो डाउट बहुत अच्छे थे और फिर मुल्क भर के अंदर उन्होंने जलसे की। क्या वजह है कि नून लीग जो है उन्होंने अपने आप को पंजाब तक महदूद रखा है? खैबर पख्तूनख्वा में एक आध जलसा किया है, बलूचिस्तान में गए, होटल में रह के आ गए, सिंध के अंदर कोई जलसा उनका नहीं नजर आया, सिर्फ पंजाब को उन्होंने मखसूस, एक तरफ वो वजारत उज़्मा के दावेदार हैं। तो क्या पंजाब की ही बुनियाद पर जो है वजारत उज़्मा ले पाएंगे या बाकी सूबों में भी सीटें उनकी आप देख रहे हैं, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में नून लीग की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा जो इंतखाबी मार्का है या होने जा रहा है, या इससे पहले वाली इंतखाबी मुहिम है, उसमें नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जो है ना अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई है। और एक दानिश, सियासी दानिश का यही तकाजा है कि आप जो है ना फोकस करें चीजों को। उन्होंने क्या किया है कि उनको पता है कि पंजाब को फोकस करने का मकसद ये है कि आप जो है यानी कौमी गवर्नमेंट यानी वफाकी गवर्नमेंट बना पाएंगे और उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट को बआसानी बना पाएंगे। तो जहां पंजाब और वफाक आपके पास आ जाएगा तो 3 सूबों में जो उनके कोलेशन है, जो भी कोलेशन बनेगी वो उसको बआसानी हैंडल कर सकते हैं। वैसे तो वारिस मैं ये रजा साहब, समझता हूँ इस हवाले से एक हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम हर दफ़ा एक नया इलेक्शन देखते हैं। मेरी अगर देखा जाए कि जो नौजवान तबका है मेरी नज़र में, उनके काफ़ी 1.5 करोड़ की हमने पहले बात की, वो पहला वोट कास्ट करने जा रहे हैं। हमने देखा कि हर दफ़ा इतना इंतखाबी अमल पे हम इतना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, टाइम का ज़्या होता है, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट 5 साल जो है दौर है मुकम्मल नहीं करती। इस इलेक्शन के बाद जो इतने ज़्यादा पहले कुछ बात लिए बैठा है, कितनी देर तक आप समझ सकते हैं कि ये मुअस्सर साबित होंगे? 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद दोबारा हम इंतखाबी अमल में जाएंगे? देखिए जनाब, इस वक्त रियासत जो है ना, बहुत बड़ी माजरत के साथ तमाम मेरे दोस्त मौजूद है, रियासत इस वक्त स्टेक पर लगी हुई है और रियासत ये बियर नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो 5 साल से पहले किसी भी गवर्नमेंट को हटा दे। ये जो खेल हो चुका है, इस खेल को अब बंद करना पड़ेगा, चाहे बैनुल-अक़वामी प्रेशर के तहत करें आप, चाहे रीजनल प्रेशर के तहत करें, या मुल्क की जो सियासी फैब्रिक्स आपकी तबाह कर दी गई है और तबाह करने में यहाँ के अशराफिया इसमें मुस्तकिल अपना हिस्सा डालती रही है। तो लिहाजा माजरत के साथ आपने बैनुल-अक़वामी प्रेशर की बात की है, बैनुल-अक़वामी प्रेशर को जस्टिफाई करते हैं, किस तरह से बैनुल-अक़वामी प्रेशर पाकिस्तान की रियासत पे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? 2024 का जो ये इलेक्शन कल होने जा रहा है, इसके मुतालिक 2 माह पहले आपके यहाँ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बल्कि मज़हका खेज तरीके से अफसोसनाक पहलू है ये कि ये उड़ाया गया कि इलेक्शन नहीं होंगे। एक ऐसी फिजा डेवलप की गई कि लोगों के जहनों में ये शक व शुबात पैदा हो कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन 8 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, कल होने जा रहे हैं। अब आप सुन लीजिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये बैनुल-अक़वामी प्रेशर। आपकी 9 माह की गवर्नमेंट 9 माह का मुआहिदा करके गई है IMF से, जो कि मार्च में खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं होगी IMF आपसे मुआहिदा नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी जो यानी सेनेट है वो तकरीबन कमोबेश 50% सेनेट जो है ना वो मार्च में खत्म होने जा रहा है। वारिस रजा साहब, जो बानी चेयरमैन PTI मुसाफिर केस का जो केस फेस कर रहे हैं, वो इसी वजह से उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी प्रेशर हमारी रियासत पे था। आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि बैनुल-अक़वामी प्रेशर से जो है इसको हल होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी प्रेशर आप IMF का समझे तो IMF ने भी बानी चेयरमैन से कहा कि वो अगर इस हवाले से कंफर्म करेंगे तो डील आगे बढ़ेगी। तो हम हट के तो उसी जगह पे आ गए ना जिस पॉइंट से शुरू हुए हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, बात यह है कि जब आपका हाथ जो है ना भारी पत्थर के नीचे आ जाता है तो भारी पत्थर से हाथ खींचा नहीं जाता, फिर हाथ टूट जाता है।
तो लिहाजा आप बैनुल अक़वामी तनाजुर में बैनुल अक़वामी IMF और दीगर इदारों के इतने मक़रूज़ कर दिए गए हैं या हो चुके हैं कि आपको यकीनन उससे निकलना है। उससे निकलने की हिकमत अमली ये नहीं है कि तो फिर आप लौंडे आपने लपाड़ों की छोटे तरह मियां के। साहब वाली बात करते हैं वारिस रजा साहब, बेगर्स नॉट चूजर्स, जो मियां साहब ने बात की, शहबाज शरीफ साहब ने, हम भिखारी हैं, हम फैसले नहीं ले सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह कि मैं ये कह रहा हूं कि भारी पत्थर जब आ जाता है हाथ पर तो हाथ खींचा नहीं जाता, हाथ आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाता है। लिहाजा पाकिस्तान का मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी उम्मीद के साथ ये बात कह रहा हूं, मैं पूरी होप के साथ ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी प्रेशर से बिल्कुल आजाद होगा अगर 5-5 साल की जो भी टर्म है, वो जो भी हुकूमत आ रही है उसको पूरी करने दी जाए। 3 टर्म के बाद आप देखिएगा ये मुल्क कहां जाएगा, ये ठीक है, मुल्क मैं तरक्की की राहों पर वारिस होगा। रजा साहब, हम इधर से ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे, इसी टॉपिक को लेके बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।